अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो सब है हाउ अग्रीमेंट इज़ फॉर्म्ड, हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म्ड, हाउ डज एन अग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट, इलस्ट्रेशंस, केस लॉज एंड कंक्लूजन। तो बने रहिए मेरे साथ टिल एंड। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। अपने डेली लाइफ में हम कभी ना कभी जाने अनजाने में किसी न किसी अग्रीमेंट को फॉर्म कर ही देते हैं। इवन जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं किसी सामान को परचेस करने के लिए, तब वहाँ भी हम कोई ना कोई अग्रीमेंट फॉर्म कर ही देते हैं। तो आइए देखते हैं कि अग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है। अग्रीमेंट फॉर्म होने के कुछ एसेंशियल्स है, आइए देखते हैं। पहला है कि पार्टीज, देयर नीड टू बी 2 और मोर पार्टीज टू फॉर्म एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए 2 या 2 से अधिक पार्टीज की ज़रूरत पड़ते हैं। सेकंड है प्रपोजल। प्रपोजल डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें बताया गया है कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस ऑफ डूइंग समथिंग और ओमिटिंग टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन अदर्स एसेंट। जब एक पर्सन किसी अनदर पर्सन को किसी काम को करने या ना करने के लिए कोई प्रपोजल देता है, इसको हम कहते हैं कि प्रपोजल देना। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें बताया गया है कि जब सामने वाली पार्टी जिसने प्रपोजल भेजा है, जिसको उसने वो प्रपोजल को भेजा है, वो पार्टी अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तब ये एक्सेप्टेंस कहलाता है। ये जब प्रपोजल एक्सेप्टेड किया जाता है ये एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आता है कंसिडरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। कंसिडरेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया गया है। कंसिडरेशन का मतलब कुछ इस तरीके से है, इसको आप अच्छे से समझिए। पर्सन ए ने पर्सन बी को प्रपोजल भेजा किसी काम को करने या ना करने के लिए, वॉट एवर इट इज़, जो भी है। पर्सन बी ने एक्सेप्ट किया, अब ये बन गया एक प्रॉमिस। अब पर्सन ए ने बी को जो काम करने के लिए दिया है, इसके बदले पर्सन ए उसे कुछ रिटर्न करेगा। पर्सन बी जो ए का जो काम कर देगा वो इसके लिए उसका कंसिडरेशन कहलाएगा। यानी कि जब पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ दिया, ये बी का कंसिडरेशन हुआ, और पर्सन बी ने पर्सन ए को जब कुछ दिया तो वो ए का कंसिडरेशन कहलाता है। इसके बाद आता है अग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जब फॉर्मिंग कंसिडरेशन, यानी कि एक दूसरे के लिए कुछ करना या ना करना, उसको हम एक अग्रीमेंट कहते हैं। अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट का मतलब होता है कोई ऑफर जब एक्सेप्ट किया जाता है और उसमें दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन रहता है, इसको हम अग्रीमेंट कहते हैं। हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ईजी वर्ड्स है। एक पूरा अग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है और उसके बाद कोई भी अग्रीमेंट जिसमें लॉ के द्वारा उस अग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जाता है वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई भी अग्रीमेंट जब इन्फोर्स कर दिया जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का बस इतना डिफरेंस है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब आपको वो पर्सन यानी कि अनदर अपोज्ड पार्टी आपको सू कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। The law says that any contract entered with a person below the age of 18 years is not enforceable। यानी कि माइनर कोई भी पर्सन, इन जनरल टर्म्स में हमें पता है कि कोई भी पर्सन जो 18 के नीचे है, कोई भी पर्सन जिसका अभी तक 18 नहीं हुआ है, 18 से नीचे है, उसे जनरल टर्म्स में माइनर कहा जाता है। और इन केस ऑफ गार्जियन है, उसके गार्जियन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को किया है ऑन बिहाफ ऑफ दैट चाइल्ड। इस केस में देखा गया है माइनर कब मेजर होगा? एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। यानी कि उस माइनर को हम लोग मेजर तब बोलेंगे जब वो 21 ईयर्स का हो जाएगा, और नॉर्मली ये क्या होता है 18 ईयर्स में हो जाता है। अब नेक्स्ट है हाउ डज एन अग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कब होता है, तो इसके कुछ वैलिड एसेंशियल्स है। द फर्स्ट एसेंशियल्स इज देयर शुड बी कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड। यानी कि पर्सन जो है, दो पार्टीज़ में कोई भी पार्टी अनसाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई पागल इंसान नहीं होना चाहिए। द पर्सन शुड बी साउंड माइंड। नेक्स्ट है वो माइनर नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज़ में से कोई भी पार्टीज़ माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने 18 ईयर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। दैट मीन्स द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज प्रेजेंट। कोई भी पार्टीज़ जब एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करती है तो इन सारे एसेंशियल्स को फॉलो करना पड़ता है, और इसमें से एक है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़।
दोनों पार्टीज़ में से किसी भी पार्टीज़ के ऊपर कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का फोर्स अगर आपने अप्लाई किया है किसी अपोज्ड पार्टी के ऊपर, तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। Next is lawful consideration and lawful object. That means the parties must not be forbidden by law, must not be fraudulent, must not implies injury to person or property and should not defeat the provisions of any law. मतलब ये forbidden by law नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यानी जो ऑब्जेक्ट है आपके उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, उसका नेचर फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी नहीं इम्प्लाई करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, यानी भी किसी भी कानून, किसी भी स्टैट्यूट्स को, लॉ के किसी भी स्टैट्यूट्स को ये डिफीट नहीं करना चाहिए, तभी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नंबर 4 इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब होता है ज़ीरो, मतलब ज़ीरो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से ही वॉइड है, यानी कि शुरू से ही गलत है, ये कानूनी तौर पे सही नहीं है, तो उसको वॉइड होता है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो शुरू से, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। नेक्स्ट इज ऑल द अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर ये फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हो, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, तब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स है ये देखते हैं। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। आपको पता ही है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए 2 पार्टीज की जरूरत हमेशा पड़ती है। नेक्स्ट इज द अग्रीमेंट शुड बी बिटवीन द पार्टीज हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने अभी ही बताया, यानी कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको उसी वक्त समझाया था। पर्सन ए ने पर्सन बी को किसी काम को करने के लिए कहा। अब जो ये पर्सन ए पर्सन बी को जो काम दिया है, इसने पर्सन बी जो ये काम उसका कर देगा, इन रिटर्न वो ए से कुछ लेगा। तो पर्सन बी ये जो काम कर रहा है ए के लिए, वो किसी चीज़ के बदले में कर रहा है, तो वो जो चीज़ उसे मिलने वाला है वो उसका कंसिडरेशन कहलाएगा। और पर्सन ए के लिए जो पर्सन बी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, तो मतलब उसने जो काम उसके लिए किया वो ए के लिए कंसिडरेशन कहलाता है। तो यही बात बताया गया है कि वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप किसी को मर्डर करने के लिए आप किसी को पैसे दे रहे हैं या फिर कुछ, तो मतलब जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, आप जो काम कराना चाहते हैं, उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा हो या फिर किसी स्टैट्यूट, किसी कानून के स्टैट्यूट को डिफीट कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। नेक्स्ट इज देयर शुड बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। फ्री कंसेंट होना चाहिए। किसी भी आप किसी को बंदूक तान कर नहीं बोल सकते कि तुम्हें ये मेरा काम कर देना पड़ेगा, ये गलत है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। दोनों की आपसी रजामंदी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से फ्री कंसेंट, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, तो ये सब आपको आगे सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। यही सबसे फ्री होना चाहिए, तभी वो एक फ्री कंसेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज द अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी दैट विच हैज़ बिन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो मैंने पहले ही बताया, आपका जो अग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए, मतलब एक वैलिड अग्रीमेंट होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा कोई कुछ भी काम नहीं दे सकते किसी को करने के लिए, किसी को मर्डर कर देना, ये सब शुरू से ही गलत है। तो आप कोई भी वॉइड अग्रीमेंट के लिए किसी को हायर नहीं कर सकते या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन को देखिए गाइज, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। इफ अ 5 years old गर्ल इज बाइंग अ चिप्स पैकेट फ्रॉम अ शॉप। एक 5 साल की कोई लड़की जो चिप्स पैकेट खरीदने के लिए किसी शॉप में जाती है, 10 रुपीज़ है उसके पास, तो यहाँ पे क्या होगा, एक अग्रीमेंट वो फॉर्म करती है शॉपकीपर के साथ। मतलब कि वो, यहाँ देखिए, वो जो लड़की है, समझिए वो लड़की ए है, वो गई शॉपकीपर के पास क्या खरीदने, शॉपकीपर बी के पास गई चिप्स के पैकेट खरीदने। तो ये वो जो चिप्स का पैकेट है वो इस लड़की ए के लिए कंसिडरेशन है, और ये बी इन रिटर्न उसको ये जो चिप्स का पैकेट दे रहा है, इन रिटर्न इसके बदले में ये लड़की उसे 10 रुपीज़ प्रोवाइड करेगी। तो ये हो जाता है, ये 10 रुपीज़ बन जाता है बी के लिए कंसिडरेशन। इस इलस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट केस लॉज। पहला केस लॉज है सूरज नारायण दुबे वर्सेस शुकू अहिर एंड अनदर ऑन 6 जुलाई 1928। अब इस केस में क्या हुआ था अच्छे से समझिए। एक डिफेंडेंट जो कि माइनर होता है, मतलब 18 उसका एज नहीं हुआ, वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है पर्सन बी को। मॉर्गेज मीन्स वो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी करता है कुछ पैसों के लिए, और इन रिटर्न वो लोन ले लेता है बी से। अब जब ये
पर्सन ए जो माइनर था वो बड़ा हो जाता है और अब वो 18 क्रॉस कर चुका था। अब वो क्या करता है, पर्सन बी से कहता है कि तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैं तुम्हें सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। अब क्या होता है, ये जो पर्सन बी था इसने इसको इसकी प्रॉपर्टी दे दी, वापस कर दी, बट इसने जो ये माइनर जो अब बड़ा हो चुका है इसने इसको इसके पैसे रिटर्न नहीं किए। अब ये जो बी है, पर्सन बी है, वो ए को सू करता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अब कोर्ट ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कोर्ट ने कहा एन अग्रीमेंट बाय अ माइनर इज़ वॉइड, यानी कि कोई भी अग्रीमेंट जो माइनर के साथ किया जाता है वो हमेशा से ही वॉइड होता है, यानी शुरू से ही ज़ीरो होता है और वो वॉइडेबल नहीं हो सकता। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल मतलब एक पर्सन को छूट दी जाती है कि वो अनदर पर्सन को सू कर सकता है अगर उसने कुछ भी गलत किया हो उसके साथ। तो ये इन केस में मतलब माइनर के केस में ये वॉइडेबल भी नहीं है, नॉट वॉइडेबल, माइनर के केस में ये वॉइडेबल भी नहीं है एंड एज सच इट डज नॉट एडमिट ऑफ रेटिफिकेशन, यानी कि इन फ्यूचर में अगर ये ए जो माइनर है वो अगर रेटिफाई यानी कन्फर्म कर देता है कि मैं तुमको रिटर्न कर दूंगा ये वो कुछ भी, तो ये तब भी नहीं होगा क्योंकि ये जो माइनर था इसने जब ये 18 के नीचे था, अंडर द एज ऑफ 18 था, तब उसने मॉर्गेज किया था, तब उसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी की थी। अब ये बड़ा होने के बाद कह रहा है कि मैं तुमको वापस कर दे रहा हूँ, बट इसने नहीं रिटर्न किया, तो इसके लिए आप उसे अगर सू करते भी है तो कोर्ट आपको आपके पैसे नहीं देगा क्योंकि ये अग्रीमेंट ही फॉर्म आपने बचपन में किया था, यानी कि जब वो माइनर अंडर एज था। अगर ये माइनर रेटिफाई भी कर देता है कि मैं तुमको वापस दे दूंगा, कन्फर्म कर देता है, तब भी ये वॉइडेबल नहीं हो सकता, ये हमेशा से ही वॉइड ही रहेगा। तो इस केस में यही हुआ। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, घेरूलाल पारक वर्सेस महादेवदास मैया एंड अनदर। ये केस आया था मार्च 1959। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया, आइए देखते हैं। वाइल अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, अब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दाव लगाना, कोई भी अनसर्टेन इवेंट यानी कि जो सर्टेन नहीं है, जो निश्चित नहीं है फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, उसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि दाव खेलना, कोई भी दो पर्सन, यानी कि इंडिया और फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब पर्सन ए ने पर्सन बी को कहा कि अगर इंडिया जीतेगा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, और इसने कहा अगर पाकिस्तान जीतता है तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, तो ये हो जाता है दाव लगाना। और अदर एग्जाम्पल्स होता है लाइक किसी ने एक ए ने बी से कहा कि अगर वो शिप डूब गया, यानी कि एक शिप है जो अगर ये शिप डूब जाती है तो मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, इसने कहा कि अगर ये शिप नहीं डूबती तो मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, तो ये सब कहलाता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड, यानी कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ही माना जाता है एंड ये अनइन्फोर्सेबल होता है, यानी कि इसको आप इन्फोर्स कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं करा सकते। आप किसी के साथ दाव वाले वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 30 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि ये अनइन्फोर्सेबल है और वॉइड है, बट इसमें इनहेरिटेंटली फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है ये। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस नेक्स्ट इज कंक्लूजन। तो आपको इससे क्या समझ आता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैन बी इंटरप्रेटेड टू कवर ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबल अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, बट इन सेवरल केसेस इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस whether an agreement which are enforceable by law becomes contract. This concludes that all agreements are not contract but all contracts are agreement. मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया मैं बता देती हूँ कि हमेशा ये देखा जाता है अलग अलग फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस में कि जब भी कोई अग्रीमेंट इन्फोर्स कर दिया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं दैट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सारे अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाए, हो सकता है इसके बीच में कुछ रुकावट आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, दो पार्टीज़ होते हैं, प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस बनता है, कंसिडरेशन बनता है, देन कंसिडरेशन के बाद वो अग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। मगर एक अग्रीमेंट कब होता है, जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि इन्फोर्सिबिलिटी इज़ मस्ट, इन्फोर्सिबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।